गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 6 धंधा की व्यवस्था के स्वरूप 2। तो पहला लेक्चर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ये दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में हमें कहाँ से पढ़ना है, तो कंपनी का अर्थ हमने पढ़ा था, उसमें लक्षण पढ़े। अब इसके जो लाभ है वो देखेंगे। तो विशाल पूंजी कोष, कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करती है, अंश द्वारा विभाजित कर देती है और प्रति अंश मताधिकार होने से अधिक अंश खरीदने का आकर्षण होता है। परिणाम स्वरूप कंपनी एक विशाल पूंजी कोष इकट्ठा कर सकती है, मतलब अंश को बेच करके वो क्या कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है। अंशों को सरल हस्तांतरण, मान्य अंश बाजार में अंश का क्या होता है, क्रय विक्रय सरलता से होता है। कंपनी के सदस्य जब चाहे अंश को विक्रय कर सकते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से क्रय विक्रय होता है। तीसरा है सदस्यों के सीमित दायित्व, अंश से सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके क्रय के लिए अंशों की मूल कीमत जितनी रहती है। क्रय का मतलब जितने कीमत में उसने खरीदा था। कंपनी का परिसमापन हो या कंपनी का विसर्जन हो जाए, बंद हो जाए, ऐसे संयोग में ऐसे समय में उसको मूल कीमत से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ता। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र व्यक्ति और लंबी आयु कानून के द्वारा कंपनी को उसके सदस्यों को अलग अलग व्यक्तित्व और अस्तित्व मिलने के कारण कंपनी की आयु कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए, दिवालियापन हो जाए, मानसिक स्थिति खराब हो जाए और ऐसे में कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा पॉइंट है हमारा विशाल आकार के लाभ, कंपनी के लिए विज्ञापन में पैमाने पर क्रय विक्रय का उत्पादन संभव हो जाता है। विशाल पूंजी प्राप्त होती है, जैसे कि विविध प्रकार के यंत्र या विशेषज्ञ संशोधन के कारण खर्च में विशाल पैमाने पर उपलब्ध का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ों में क्या करेगा, कंपनी खर्च करेगा तो अन्य चीज़ों में उन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। कंपनी को आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में जाना जाता है। छठा पॉइंट है कार्यदक्ष संचालन, विशेषज्ञों की सेवा, कार्यकुशलता और संचालक के कारण कंपनी का संचालन व्यवसाय लक्षित तथा कार्यक्षम बनता है। सातवां पॉइंट है प्रजातंत्रात्मक संचालन, सदस्यों के द्वारा जो भी चुने गए प्रतिनिधित्व अर्थात संचालकों द्वारा कंपनी का संचालक प्रजातांत्रिक रूप से होता है। तब यह निर्णय सदस्यों की सामान्य सभा से बहुमत से लिए जाते हैं, एक मत से नहीं, अन्य लोगों के मत से। आठवां पॉइंट है समाज तथा राष्ट्र के लाभ, आम जनता अपनी बचत को क्या करती है, अंश के रूप में, डिवेंचर के रूप में जमा राशि में निवेश करती है और बचत को प्रोत्साहन मिलता है और लाभांश को ब्याज की आय प्राप्त होती है। विशाल पैमाने पर उन्हें लाभ समाज में लोगों को भी प्राप्त होता है। जैसे कि विविध प्रकार की कंपनियां लाभ के लिए, जैसे कि कला हुआ, बगीचे हुए, स्कूल कॉलेज, खेल कूद के मैदान आदि के लिए खर्च करती हैं और ये सभी लोगों को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब इसकी सीमा देखेंगे। लिमिटेशन में पहला पॉइंट है दीर्घ तथा वही स्थापना विधि, व्यक्तिगत माली में साझेदारी की तुलना में कंपनी की स्थापना जो विधि है वो कठिन तथा वही है। ठीक है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, आवेदन लेना पड़ता है, नियम लेने पड़ते हैं, विविध प्रकार के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना पड़ता है, विशेषज्ञों की राय भी लेनी पड़ती है, उसमें भी खर्च करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कानूनी नियंत्रण, कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। कानून की परमिशन द्वारा ही हम कंपनी को खोल सकते हैं और विविध प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है और विविध समय पर पत्र, रिपोर्ट, हिसाब, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हमें बनने पड़ते हैं। ये जो सारी व्यवस्था का पालन करता है सेबी करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रबंधन खर्च में वृद्धि, विशेषज्ञों को अधिक पैसा भरना पड़ता है, विशिष्ट अधिकारी को आकर्षक वेतन देना पड़ता है, संशोधन के लिए खर्च करना पड़ता है, प्रबंधन के लिए खर्च में भी वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है तानाशाही प्रबंध, कानून द्वारा सदस्यों को अधिकार दिए जाते हैं। कंपनी में सिर्फ केवल कितने ऐसे होते हैं, नामपत्र की सत्ता में होते हैं। जैसे कि मताधिकार होने के कारण व्यक्ति गुट बनाकर संचालन को अपने वश में कर लेते हैं और इच्छाओं का अमल होने देते हैं। कंपनी के धन संपत्ति और अंदर की जो भी बातें हैं, जानकारी का अपने हित तथा स्वार्थ के लिए कितने लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है रहस्यों की गोपनीयता, कंपनी को अपने वार्षिक हिसाब अनिवार्य के रूप में ऑडिट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भेजने पड़ते हैं। कई बात जैसे कि डिबेंचर वापस लेना, बोनस, अंश से अन्य जो जुड़ी हुई बातें वो सार्वजनिक रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें कोई किसी भी प्रकार के रहस्य में क्या होती, कठिनाई होती।
छठा पॉइंट है नीति विषयक निर्णयों में विलम्ब। जो भी निर्णय होती है उसमें सबके सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है, इसलिए सदस्यों को बुलाना पड़ता है, सभा निश्चित करनी पड़ती है, विविध प्रकार की नोटिस भेजनी पड़ती है और प्रस्ताव रखना पड़ता है। इसमें समय का व्यय होता है और विलम्ब भी होती है, देरी भी होती है। सातवां पॉइंट है अल्प परिवर्तनशील। व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी स्वरूप में परिवर्तन का तत्व कम होता है। परिवर्तन करने से सामान्य सभा का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और कई परिस्थिति में केंद्र सरकार तथा अदालत से अनुमति भी लेनी पड़ती है। आठवां पॉइंट है सट्टेबाजारी को प्रोत्साहन। संचालन कंपनी की आंतरिक जानकारी के परिचित होने के कारण, जैसे कि शेयर बाजार हस्तांतरण का सर्जन करना, सट्टेबाजी को क्या करते हैं, प्रोत्साहित देते हैं और इससे छोटे निवेशकों की आर्थिक हित की हानि पहुंचती है। ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं उनको तो हानि नहीं पहुंचती, लेकिन छोटे मोटे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। 9वां पॉइंट है समाज को हानि। कर्मचारी जैसे कि हड़ताल करे, तालाबंदी कर दे, मानव से अधिक पूंजी का महत्व होने से एकाधिकार दूसरा प्रवेश करता है, जिससे समाज में आय संपत्ति का असमान का विभाजन भी होता है। अब कंपनी के प्रकार देखो तो 4 भागों में किया है विभाजित। पहला विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में, दूसरा सदस्य संख्या, तीसरा वर्चस्व की और चौथा है पंजीकरण। और विशेषज्ञ में इसके जो नीचे हैं वो क्या, सार्वजनिक निजी एक, उसके नीचे अंश पूंजी को सीमित करने वाला दायित्व, दूसरा दायित्व वाला कंपनी। इसके बाजू में देखो सरकारी कंपनी, शासक कंपनी, गौड़ कंपनी, उसके नीचे 2 है भारतीय विदेशी कंपनी। ठीक है, और सार्वजनिक में अंश पूंजी सीमित दायित्व वाले, गारंटी में सीमित दायित्व वाले, असीमित वाले, और इस तरह से ये सारे को हमने क्या किया है, विभाजित कर दिया। अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनियां। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, तो उदाहरण के तौर पर हम कहें रिजर्व बैंक इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये विशेषज्ञ कानून कंपनियां हैं। ठीक है, दूसरा है बी सदस्य संख्या की दृष्टि से। पहला सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के नियम के अनुसार कंपनी निजी कंपनी नहीं है, वह सार्वजनिक कंपनी है जिसमें कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, 7, और अधिक से अधिक कोई नियंत्रण नहीं होता। बहुत सारे हम उसमें शामिल कर सकते हैं। अंश तथा डिवेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण भी देना पड़ता है, इसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसके 3 प्रकार है। एक अंश पूंजी सीमित दायित्व वाली कंपनी, तो इसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए कंपनी के अंशों के प्रत्यक्ष मूल्य तक ही सीमित रहता है, जो भी हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब तक, जिसे नाम में अंत में लिमिटेड लिखना पड़ता है। दूसरा है गारंटी से समिति दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक ही सीमित होती है। यदि कंपनी का विसर्जन हो जाए, विविध प्रकार की परिस्थिति में सदस्यों को जो गारंटी की रकम का भुगतान करना पड़ता है। तीसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी की संपत्ति के मूल्य में ऋण ज़्यादा हो जाए तो निजी रूप से उत्तरदायित्व बनते हैं। कंपनी में विसर्जन हो जाए, बंद हो जाए, तब भी निजी संपत्ति का हिस्सा देना ही पड़ता है। अब निजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी खुद की होती है, प्राइवेट कंपनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें संख्या कम से कम 2 होती है, अधिक से अधिक 200 होती है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं 3। तो पहला सीमित दायित्व वाली कंपनी, यहाँ सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के प्रत्यक्ष कीमत तक होता है और ये निजी कंपनी को अपने नाम अंत में प्राइवेट कंपनी ही लिखना पड़ता है। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी का सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक होती है। विसर्जन की परिस्थिति में सदस्यों द्वारा दी गई गारंटी की रकम चुकानी पड़ती है और कंपनी अपने नाम के अंत में क्या लिखता है, प्राइवेट लिखता है। तीसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी की संपत्तियों में मूल ऋण से ज़्यादा हो जाए तो सदस्य निजी रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। उसका कंपनी का विसर्जन करना पड़ता है और अपने कंपनी का हिस्सा भी देना पड़ता है, प्राइवेट शब्द लिखना पड़ता है। अब आगे है कि 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक व्यक्ति की कंपनी। एक व्यक्ति की कंपनी अर्थात कि जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करता हो, संचालक करता हो, अनुबंध करता हो, प्रबंध करता हो, नियंत्रण करता हो, ये रजिस्ट्रेशन खुद कराता हो। और ये जो कंपनी को जो प्रावधान मिला है वो 1956 में मिला है। इसमें वर्चस्व की दृष्टि से हम देखें तो पहला है सरकारी कंपनी। तो इसके कितने पॉइंट बताए हैं, तो सरकारी में जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। अब इसमें शासक कंपनी में होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से 50% से अधिक अंश धारण करती है तो कंपनी में बहुमत जैसे संचालकों का चयन करना पड़ता है। गौड़ कंपनी,
जिस कंपनी में 50% से अधिक शासन कंपनी के पास हो और जिस कंपनी में बहुमत संचालक चयन द्वारा करता हो तो उसे गौड़ कंपनी कहते हैं। अब पंजीकरण की दृष्टि से हम देखें तो पहला है कि भारतीय कंपनी। क्या है भारतीय कंपनी? तो ऐसी कंपनी जिस कंपनी का पंजीकरण दूसरी कंपनी से जिस कंपनी का पंजीकरण भारत में भारतीय कंपनी धारा के अंतर्गत या संसद के द्वारा करवाया जाता है उसे भारतीय कंपनी कहते हैं। दूसरा है विदेशी कंपनी। जिस कंपनी का पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑफिस और भारत में न हो, जिसका धंधा स्थल भारत में हो, उसे क्या कहते हैं? विदेशी कंपनी कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट पे हम देखेंगे कि कंपनी की स्थापना विधि कैसी होती है, तो इसमें दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रवर्तन, दूसरा है पंजीकरण का प्रमाण पत्र। प्रवर्तन में क्या क्या है? पहला है कि कंपनी के प्रवर्तन का विचार, दूसरा है प्राथमिक एवं विस्तृत जांच, तीसरा साधनों का एकत्रीकरण, चौथा है वित्तीय व्यवस्था। और दूसरे में आप देख ही रहे हो, आवेदन पत्र है, नियमन है, संचालक की सूची है, संचालक की लिखित पत्र है, अन्य कंपनी का निवेदन है, छठे में कानून व्यवस्था है। ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जो भी पूर्व तैयार की जाती है उसे प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। और कंपनी के प्रवर्तन पर विचार करने को हम क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं, मतलब प्रमोटर कहते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है हमारा कंपनी के प्रवर्तन का विचार। कंपनी के प्रवर्तन का विचार प्रदत्त एक मस्तिष्क के स्वरूप में उत्पन्न होता है। किसी भी संशोधन करना, उसको अमल में लाना, नई वस्तु बाजार में उपलब्ध कराना, इसे ये सब किसका काम है? तो कंपनी के प्रवर्तन का काम है। ठीक है। ऐसा बताया गया प्रवर्तक की मानस संतान है। ठीक है। प्रमोशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर, जिसे इंग्लिश में कहा गया। दूसरा है प्राथमिक एवं विस्तृत जांच। प्रवर्तक को कंपनी की स्थापना का विचार करना, उस पर अमल करना, दिशा निर्धारित करना, जांच करना, चुनाव करना और लाभदायकता की भी जांच, कहाँ से ज़्यादा लाभ हो रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारा साधनों का एकत्रित करना। प्रवर्तन को पूरा करने के लिए प्रवर्तक की जो भूमिका है उसमें भूमि, कच्चा माल, यंत्र, सेवा आदि का समावेश होता है और इनका हमें प्रबंध करना पड़ता है, अनुबंध करना पड़ता है। चौथा है वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था में साधनों संपत्तियों को एकत्रित करना, पूंजी कहा जा सकता है उसको, और उस पर विचार करना, नवीन संपत्तियों द्वारा अंश द्वारा पूंजी को प्राप्त करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि। कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के पास से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ता है और यह प्रमाण पत्र करने के लिए निम्न दस्तावेज तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रेशन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा आवेदन पत्र। कंपनी का आधारभूत दस्तावेज एवं कंपनी का संविधान है जिस पर कंपनी के भवन का निर्माण किया जाता है। आवेदन पत्र में निम्नलिखित कलमों की व्यवस्था होती है। दूसरा नाम की धारा, इसमें जो भी अंशों से सीमित जो भी हमारा दायित्व होता है वो लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है। भारत में पंजीकरण कराने के लिए उसे राष्ट्र विरुद्ध का नाम नहीं लिखा जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पंजीकृत कार्यालय के पते की धारा। कंपनी रजिस्ट्रार तथा आम जनता कंपनी के साथ पत्र व्यवहार करके न्यायालय को अधिक क्षेत्र में निश्चित किया जा सकता है, तो उसे पंजीकृत कार्यालय का पता दर्शाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्येय अथवा उद्देश्य की धारा। आवेदन पत्र की सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या है? तो धारा दर्शाया जाता है। कंपनी का उद्देश्य क्या है, धंधा कौन सा धंधा करेगी, जिससे उद्देश्य की स्थापना के लिए कंपनी स्थापना करती है और इसके अन्य उद्देश्य भी है। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तरदायित्व। कंपनी के सदस्यों के दायित्व सीमित है, असीमित, गारंटी द्वारा सीमित है, इसका उल्लेख धारा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूंजी की धारा। अधिक पूंजी का विभाजन निश्चित रकम के अंशों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो स्थापना की विधि। स्थापना की विधि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, जैसे कि ये कंपनी की स्थापना विधि किस तरह से, प्रवर्तन के बारे में पढ़ाया और वर्चस्व की दृष्टि से कंपनी का क्या कार्य है, कंपनी के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए, कंपनी की सीमाएं मैंने आपको पढ़ाई और कंपनी के लाभ मैंने पढ़ाए। ठीक है। जो आगे का जो क्वेश्चन है, जो स्थापना विधि की कलम, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय में निकलते हैं वो आपको क्या करना है, लिखने हैं तथा याद करने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।